चलिए बच्चों, डे 11 स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो एडजस्टमेंट्स कवर अप करनी है वो हमने इंटरेस्ट पेड की एंड इंटरेस्ट रिसीव के एडजस्टमेंट्स को कवर अप करना है। लेकिन फिर भी इससे पहले आप लोग बच्चे इससे पिछली वीडियो जरूर देखना। इससे पिछली वीडियो में क्या करवाया सर ने, कुछ एडजस्टमेंट्स करवाई हैं। उन एडजस्टमेंट्स को सर ने इस क्वेश्चन में भी कवर अप करना है। चलो, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमने डे 10 में करा था कि जितना भी ये सारे का सारा ट्रायल बैलेंस है, ये सारे का सारा ट्रायल बैलेंस सर ने ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में सॉल्व करके दे दिया। फिर भी हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं कौन सी आइटम कहाँ आएगी। कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगा, मशीनरी हमारी एसेट है, फ्रेट आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है, P&L में आएगा। फर्नीचर हमारा एसेट है, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है तो P&L में आएगा। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, सैलरी हमारा P&L में आएगा। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे एसेट्स हैं, 12% बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कमीशन 50,000 क्रेडिट का मतलब ये हमारी इनकम है, P&L की क्रेडिट साइड आएगी। कैरेज इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो ये ट्रेडिंग का पार्ट है। 6% इन्वेस्टमेंट ये हमारी एसेट्स हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम है तो P&L की क्रेडिट साइड पे जाएगा। कैश इन हैंड हमारा एसेट है। फ्यूल एंड पावर हमेशा ट्रेडिंग का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है। सेल्स हमारी इनकम है, ट्रेडिंग में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, P&L में आएगा। रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो होती है वो हमेशा सेल्स रिटर्न होती हैं, देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस। ये देखो सर ने करके भी रखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड ये माइनस करके दिखाई हुई है सर ने। उसके बाद आ गया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न होती हैं, ये देखो सर ने रिटर्न आउटवर्ड पहले से ही आपको परचेजेस में से माइनस करके रखी हुई हैं तो ये परचेज रिटर्न है, ट्रेडिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अगर हमने पे करा तो हमारा एक्सपेंस है तो P&L की डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले मैंने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दे रखा है। उसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट्स को। बैंक लोन टेकन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन में बैंक लोन कहाँ पे है। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन में जो बैंक लोन है वो कहाँ पे है। बैंक लोन कहाँ पे है, बैंक लोन ये रहा हमारे क्वेश्चन का बैंक लोन। बैंक लोन क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो बैंक लोन है हमने 1 जुलाई 2023 को लिया है। सर इस डेट का क्या मीनिंग है? इस डेट का मीनिंग ये है कि आपको इस क्वेश्चन का जो इंटरेस्ट है, जो बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये मतलब है। तो हमने लोन कब लिया है? 50,000 का हमने लिया है लोन 1 जुलाई को, देयरफॉर इंटरेस्ट कब लगेगा मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं इसकी। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होएगा 1/4/2023 को और खत्म हो रहा है 31/3/2024 को। ये आपको गिवन है डेट, क्लोजिंग डेट। हमने लोन कब लिया है? हमने जो बेटा जी लोन लिया है डेट इज 1 जुलाई 2023 को, बोले तो यहाँ पे 1/7/2023 को हमने लोन लिया है। तो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 50,000 का लोन लिया है, उसके ऊपर मेरा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप इतने पोर्शन को सॉल्व कर दोगे तो आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा पूरे साल भर का इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे तो 9 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 9/12 कर दोगे। सर ये 9/12 नहीं समझ आता। मैंने कहा ये देखो बेटा, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जो है ये आपको बताती है पूरे साल भर का इंटरेस्ट। अब पूरे साल भर का इंटरेस्ट है, मुझे तो 9 महीने का निकालना है, तो अगर मैं उसको डिवाइड बाय 12 से कर दूं तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9 से कर दूं तो 9 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये होता है 9/12। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन जिससे इजी हो जाती है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे 9/12 करके लिख सकते हैं। चलो, तो ये बात तो सर क्लियर होगी। तो 9 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 4,500 रुपये। 4,500 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है। लेकिन हमने क्वेश्चन में इंटरेस्ट पे कितना कर रखा है, चेक करो। हमने अपने क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट पे है वो कितना कर रखा है, वो हमने 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे करा हुआ है। देयरफॉर अगर हमने 2,000 का इंटरेस्ट पे करा हुआ है तो क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 4,500 रुपये का। तो हमारा थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2,500 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी भी
बन जाएगी। कोई भी एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट तो वो हमारा एक्सपेंस है, दूसरा इफेक्ट क्या है कि वो अभी इंटरेस्ट आपका पेएबल है तो आपकी लाइबिलिटी साइड पे भी रिकॉर्ड होएगा। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट्स क्लियर होगी। पहली एडजस्टमेंट में हमें बैंक के लोन की डेट बताई हुई है, डेट के अकॉर्डिंगली हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो इंटरेस्ट बन रहा है, जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो इंटरेस्ट बन रहा है 4500। लेकिन क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट पे कितना करके दिखाया हुआ है, क्वेश्चन ने आपको जो इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन ने 2000 रुपीज पे करके दिखाया हुआ है। तो क्वेश्चन का इंटरेस्ट बनता है 4500, क्वेश्चन ने 2000 पे करा है तो मेरा 2500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। ये होगी पहली एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया? चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। उसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। अब जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है वो तो हमने लास्ट क्लास में सीखी हुई है। सैलरी इज पेड अप टू 31st of Jan 2024। तो ये मैं एक आपको चार्ट बना के दे देता हूं। हमारा क्वेश्चन शुरू कब हो रहा है 1/4/2023 को, खत्म कब हो रहा है 31/3/2024 को। मैंने जो सैलरी है ये यहाँ तक की पे करी हुई है, 1/1/2024 तक की पे करी हुई है। बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पे करी हुई है। क्वेश्चन ने बोला है मुझे ऐसा कि मैंने 31st of Jan 2020, ये 31st है बेटा, मैंने 31st of Jan 2024 तक की सैलरी पे करी हुई है। तो पे कितने महीने की नहीं करी, यहां तक कौन कौन से, फेब एंड मार्च, 2 महीने की पे नहीं करी हुई है, 10 महीने की पे करी है। तो 2 महीने की जो सैलरी है वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। मुझे तो सैलरी पूरे साल भर की पे करनी होती है ना, तो 2 महीने की सैलरी जो वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन में चेक करो सैलरी है कहां पे, सैलरी मेरे बेटा जी ये रहा, सैलरी ये रहा। तो सैलरी क्वेश्चन में कितना है 36,000। तो 36,000 जो है हमने 10 मंथ्स की पे करी है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चला कि सैलरी जो है वो 1 मंथ की कितनी आ जाएगी। इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 3600 एक महीने की आ जाएगी, और उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 7200 मेरी 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो आपका एक्सपेंस है, तो अगर एक्सपेंस है तो 7200 एक तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में ऐड कर दो, और सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 7200। तो 36 + 7 कितना होता है 43,200। सैलरी की एडजस्टमेंट भी सर ने सॉल्व करके आपको दे दी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि रेंट इज पेड अप टू 30th of June 2024। चलो मैं अब इस एडजस्टमेंट को इरेज कर देता हूं। इसके बाद चलते हैं हम रेंट की एडजस्टमेंट को सॉल्व करने। मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है 1/4/2023 को, और खत्म कब होता है 31/3/2024 को। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो जो मैंने रेंट पे करा हुआ है, रेंट मैंने बेसिकली 30th of June तक का पे करा हुआ है, यहां तक का पे करा हुआ है, 30/6/2024 तक का पे करा है। तो अगर यहां तक का पे करा तो स्टार्ट कब हुआ होगा रजे, स्टार्ट तो साल के पहले दिन से ही हुआ होगा ना, क्योंकि ये रेंट वाला पॉइंट है। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बनते हैं, यहां से लेके यहां तक 12 महीने बनते हैं, और यहां से लेके यहां तक 3 महीने। कौन कौन से 3 महीने, 4, 5, 6, क्योंकि मैंने अप्रैल, मई एंड जून ये 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट पे करा हुआ है। पिछले साल का तो मैंने पे करा ही है, और इस 3 महीने का मैंने एक्स्ट्रा रेंट पे करा है। तो टोटल मैंने जो रेंट पे करा है वो 15 महीने का पे करा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करो रेंट है कहाँ पे, रेंट कहाँ पे है, रेंट भाई साहब आप कहाँ पे हो, रेंट कहाँ पे है, रेंट रेंट रेंट, ये रहा आपके क्वेश्चन में रेंट। कितना रेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, 30,000 रुपीज का आपको क्वेश्चन में जो रेंट है वो गिवन है, चेक कर सकते हो। तो 30,000 का जो रेंट है वो बेसिकली कितने महीने का है, मैंने जो पे करा है 30,000 वो 15 महीने का पे करा है। अगर मैं 30,000 को 15 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक महीने का 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। तो मेरा जो प्रीपेड रेंट है वो 3 मंथ का है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 मंथ का रेंट आ जाएगा, जो कि 6,000 बनता है। अब प्रीपेड का मतलब क्या है, मैंने एडवांस में रेंट पे कर रखा है। ये 3 महीने का रेंट मेरे इस साल का खर्चा नहीं है। अगर नहीं है तो रेंट में से माइनस कर दो 6,000, तो बाहर कितनी वैल्यू आ जाएगी 24,000। तो 6,000 का दूसरा इफेक्ट क्या है कि ये हमारा प्री पेड रेंट के नाम से एक एसेट क्रिएट हो जाएगी। चलो सर ये भी हमें बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। अब मैं इस एडजस्टमेंट को इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी अच्छी एडजस्टमेंट है, जिसका मैं लिंक ऊपर वाली एडजस्टमेंट के सामने रखूंगा।
इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th of June 2024। मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू कब होता है 1/4/2023 को, खत्म कब होता है 31/3/2024 को। जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली मैंने यहाँ तक की पे कर रखी है 30/6/2024। तो अगर इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं कि मैंने 30/6/2024 तक की इंश्योरेंस पे कर रखी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने इंश्योरेंस यहां तक की पे करी है। तो अगर इंश्योरेंस हमने यहां तक की पे कर रखी है, जैसे रेंट में मैं बोलता था स्टार्ट यहां से हुआ होएगा क्योंकि मैंने पे यहां तक कर रखी है। कोई भी इंश्योरेंस के बिना कोई भी खर्चा होता है वो साल के पहले दिन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा खर्चा है जो हमेशा हमेशा 12 महीने का ही पे होता है, उससे ना कम पे होता है ना ज्यादा पे होता है। तो इंश्योरेंस जो है वो मैंने 12 महीने की पे करी है। अगर 12 महीने की पे करी है, यहाँ पे आके वो इंश्योरेंस फिनिश हो जाती है क्योंकि मैंने 30/6/2024 तक की इंश्योरेंस पे करी है। तो ऑब्वियसली बात है मैंने उसको स्टार्ट कब करा होगा, आज से 12 महीने पहले 30/6/2023 को मैंने इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट करा होगा, तभी तो वो 30/6/2024 को खत्म हो रहा है। चलिए, तो अगर मैंने 30/6/2024 को स्टार्ट करा तो यहां से लेके यहां तक का पीरियड मेरा इस साल का पीरियड है, और यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है वो मेरा प्री पेड का पीरियड है। तो यहां से लेके यहां तक कितना मंथ होते हैं 9 मंथ। कौन कौन से 9 मंथ होते हैं? अगर मैंने 30th of 6/2023 को स्टार्ट करा तो 6 काउंट मत करना, क्योंकि 6वें महीने की लास्ट डेट को हमने पेमेंट स्टार्ट करी है, तो 6th मंथ काउंट मत करना। तो मंथ कौन कौन से काउंट होंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 9 मंथ होते हैं। उसके बाद 4, 5, 6, ये 3 मंथ ये होते हैं। तो रेंट के केस में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे रेंट हमारा खत्म हुआ तो स्टार्ट पहले दिन से हुआ। इंश्योरेंस के केस में अगर इंश्योरेंस यहाँ पे खत्म हो रही है तो स्टार्ट आज से 12 महीने पहले यहाँ पे हुई थी। चलो, तो टोटल इंश्योरेंस क्वेश्चन में है कितनी, पहले तो ये फाइंड आउट करो। इंश्योरेंस भाई साहब आप कहाँ पर हो? इंश्योरेंस ये रहा। इंश्योरेंस कहता हम ये पढ़े। तो इंश्योरेंस कितनी है? 30,000 रुपीज। तो 30,000 की इंश्योरेंस है, हमेशा 12 महीने की ही पे होएगी। तो 30,000 को 12 से डिवाइड कर लो तो 1 महीने का आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा। और प्रीपेड कितना है? 3 महीने का। तो 3 महीने का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो निकल कर आ जाएगा 30,000 को 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का आ जाएगा 2500। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7500 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आपका खर्चा आ जाएगा। तो इंश्योरेंस ये रही। इंश्योरेंस में से मैं माइनस कर देता हूँ 7500, तो वो आ जाएगा 22,500 बाहर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्री पेड इंश्योरेंस, हमारा एसेट बन जाएगा 7500 रुपीज। ठीक है जी, ये सारी एडजस्टमेंट होगी। अब जो मेन एडजस्टमेंट है वो क्वेश्चन में जिसके लिए आपका ये क्वेश्चन बना है, एक तो मैंने 12% बैंक लोन को सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे बैंक लोन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। अब एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और वो है ये 6% इन्वेस्टमेंट। राजे, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब भी आप ये परसेंटेज को जब भी आप ये परसेंटेज को देख लेते हो ना, तो आप अलर्ट हो जा करना, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, ये हमेशा आपकी हिडन एडजस्टमेंट का रूप लेती है, हमेशा हिडन एडजस्टमेंट कहलाती है। लेकिन बैंक लोन की हिडन एडजस्टमेंट क्यों नहीं है? बैंक लोन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बता दी तो मैंने बैंक लोन की एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिया। अब बैंक लोन के बाद मुझे 6% इन्वेस्टमेंट जो है, मुझे ये जो 6% इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो 6% इन्वेस्टमेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्वेश्चन टोटली साइलेंट है। एक तो क्वेश्चन में ये परसेंटेज की बात आई थी और एक क्वेश्चन में ये परसेंटेज की बात आई है। जो ये परसेंटेज की बात थी, इस परसेंटेज को तो क्वेश्चन ने मुझे इंफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करवा दिया, लेकिन ये एडजस्टमेंट है, इसकी एडजस्टमेंट के बारे में, ये जो परसेंटेज है इसके परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो ये हिडन एडजस्टमेंट होती है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये 40,000 की 6% इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने कब करी है? क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मेरे पास 1/4 क्वेश्चन के स्टार्टिंग डेट से ही वो इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे बैंक लोन मैंने कब लिया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता ना तो मैं बोलता कि मैंने 1/4/2023 से बैंक लोन लिया हुआ है, बट क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने बैंक लोन कब लिया है? 1 जुलाई 2023 को लिया है। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास कब से है? साल के पहले दिन से ही है। ये बात क्लियर हो जाए। तो अगर ये मेरा साल होता है, अगर इन्वेस्टमेंट मेरे साल के पहले दिन से ही है, तो 40,000 के ऊपर मुझे 6% के हिसाब से
2400 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने इंटरेस्ट कितना रिसीव करा है ये चेक करो। क्वेश्चन ने जो इंटरेस्ट है वो रिसीव करा है सिर्फ 1000 रुपीज। क्वेश्चन का इंटरेस्ट बन रहा है 2400 रुपये, लेकिन हमने रिसीव कितना करा है? 1000 रुपये। देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना क्रिएट हो गया? 1400 रुपये। टोटल इंटरेस्ट 2400 बनता है, क्वेश्चन ने 1000 रुपये रिसीव करा हुआ है, तो 1400 मैं अपने इंटरेस्ट में उसको ऐड करके रख दूंगा। और इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरी ऑब्वियसली बात है एसेट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरी एसेट है 1400 रुपये। तो इंटरेस्ट एक तो हमारी टोटल इनकम 2400 बनती है, क्वेश्चन ने रिसीव करा हुआ है 1000 रुपये, तो 2400 इनकम बनती है, 1000 मैंने रिसीव करा हुआ है, तो 2400 में से 1000 तो मिल गया, तो 1400 जो है वो मेरा रिसीवेबल है। तो मेरी इनकम कितनी है टोटल? 2400। क्वेश्चन ने इनकम कितनी दिखाई हुई थी? क्वेश्चन ने इनकम 1000 रुपये दिखाई हुई थी, लेकिन मेरी टोटल इनकम कितनी बनती है? 2400। तो मैंने 1400 और ऐड कर दिया और मैंने अपनी टोटल इनकम 2400 दिखा दी। और ये 1400 पेएबल है या रिसीवेबल है? ऑब्वियसली बात है रिसीवेबल है। अगर वो रिसीवेबल है तो मैंने उसको अपनी एसेट साइड पे भी शो करके आपको दिखा दिया है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली कवर अप हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का टोटल लगाना है। सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं क्वेश्चन में गिवन। मैंने कहा बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं गिवन तो वो जीरो है। तो सर क्या जीरो करके लिख के दिखाना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन तो आप क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी ना लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो पहले मैं अब ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगा रहा हूं। तो इस साइड 290 है, तो ऑब्वियसली बात है इधर भी 290 होना चाहिए। तो 290 में से आप माइनस कर दो 1 लाख और माइनस कर दो 10,000 और माइनस कर दो 20,000। तो आपके पास जो बचेगा वो बचा 1,60,000। वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन का 1,60,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट को इधर रिकॉर्ड कर दूंगा लाके 1,60,000। अब 1,60,000 में आप ऐड कर दो 50,000 रुपीज एंड ऐड कर दो 2,400 रुपीज। तो इस साइड का जो टोटल है वो बन जाता है 212,400, 2,12,400। तो ऑब्वियसली बात है इधर भी कितना होना चाहिए? 2,12,400 ही होना चाहिए। अब 2,12,400 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 9,000, 24,000, 43,200, 22,500 एंड 4,500। तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है 109,200 रुपीज। इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में आके ऐड कर दो 109,200 रुपीज। इसको कैपिटल में लेकर ऐड कर दो, तो कैपिटल बाहर कितना आ जाएगा? कैपिटल बाहर आ जाएगा 155,200। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा रहा हूँ 155,200 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 2,500 प्लस 7,200। तो टोटल बन जाता है 304,900। एंड एसेट साइड का भी टोटल लगा लो 180 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 7,500 प्लस 1,400, दैट इज 304,900। ठीक है बेटा जी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।